नमस्कार दोस्तों। क्या इस देश में आज के दौर में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वाकई वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की मंशा वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे कुछ और है? क्या प्रधानमंत्री मोदी आने वाले महीनों में या कहें साल 2 साल के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर और 2024 के चुनाव को लेकर डरे हुए हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चाहते हैं ताकि राज्यों में जो मजबूत पार्टियां हैं, जिनकी सरकारें हैं, आज की तारीख में 11 राज्य वो जहां इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और बाकी 3 राज्य उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र, क्या उन राज्यों में जहां बीजेपी नहीं है, क्या उन राज्यों में जहां अगले 4 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी को किसी तरह की चिंता सता रही है? और बीजेपी राज्यों में जिस ढंग से बीते 3 सालों में अपने जनाधार के क्षरण को बीजेपी ने देखा है, महसूस किया है, कहीं इसके पीछे वो डर तो नहीं? अचानक वन नेशन वन इलेक्शन एक गंभीर सवाल की तरह सामने बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने पेश कर दिया देश के सामने। और अचानक एक बड़ी कमेटी बनी, कमेटी जिसके अध्यक्ष, जिसके मुखिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। लेकिन कमेटी के नाम जब बाकी सदस्यों के नाम कल देश के सामने आए तो उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बाकी 7 चेहरे, स्क्रीन पर मैं चाहूंगा वो चेहरे दिखाएं स्क्रीन पर, जिसमें कहें तो एक औपचारिकता के लिए कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का नाम है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने इनकार किया, वो आगे बताऊंगा। लेकिन स्क्रीन पर जो चेहरे देख रहे हैं, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे हैं और वित्त आयोग के चेयरपर्सन रहे हैं, सुभाष कश्यप लोकसभा के महासचिव रहे हैं, हरीश साल्वे, संजय कोठारी पूर्व सीवीसी, ये वो चेहरे हैं। खुद अमित शाह तो हैं, बाकी वो चेहरे हैं जो बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति समर्थित चेहरे हैं, या उनके प्रति कहें तो उनकी निष्ठा है समय समय पर अलग अलग भूमिका। इनमें एक चेहरा 8 में से सिर्फ एक चेहरा विपक्ष का था। जब कल खबर आई तभी हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि विपक्ष के नेता की हैसियत से रस्म अदायगी जरूर की गई इस कमेटी में, लेकिन अधीर रंजन चौधरी शायद इसमें शामिल नहीं होंगे। वही हुआ, जैसे यह खबर आई कमेटी के नाम की, कुछ ही देर के बाद अधीर रंजन चौधरी का बयान आ गया कि जिस ढंग से कमेटी गठित हुई इसकी जानकारी मुझे मीडिया के हवाले मिली। एक उन्होंने अमित शाह को चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी है, और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे इसके बारे में जानकारी मीडिया और गजट नोटिफिकेशन से मिला है और मैं आश्चर्यचकित हूं जिस ढंग से ये कमेटी का गठन हुआ है। और समिति का गठन ऐसे किया गया है जैसे नतीजे पहले से तय हो। आम चुनावों से पहले ऐसी समिति सरकार के गुप्त मंसूबों की ओर इशारा करती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो एलओपी है राज्यसभा में और कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया, इसलिए मैं इससे बाहर हूं, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, आपके आमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। तो अब जो कमेटी है 7 सदस्यों के, उसमें सरकार समर्थित लोग हैं, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को भी मान लें और बाकी तो है खुद अमित शाह। तो कल से ये बात कही जाने लगी कि अमित शाह एक तरह से ड्राइविंग सीट पर होंगे और बाकी जो कमेटी के सदस्य हैं वो वही करेंगे, उसी दिशा में काम करेंगे जैसी सरकार चाहेगी। लेकिन क्या सरकार ये चाह रही है तो इसके पीछे मकसद क्या है, मंशा क्या है, इस पर हमने पहले भी एनके सिंह साहब से बात की। और ये इसकी पेचीदगी क्या है, इसमें बहुत तरह की पेचीदगी, राज्यों के 50% से ज्यादा राज्यों की तरफ से रजामंदी, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और बहुत सारे सवालों के साथ कुछ राजनीतिक सवाल हैं कि आखिर अभी मोदी सरकार को या प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी जल्दबाजी अचानक क्यों पड़ी, जब 4-5 महीने बाद राज्यों के चुनाव और 8-9 महीने बाद लोकसभा के चुनाव। इसी पर विस्तार से समझने के हर पहलू पर चर्चा करेंगे। पहले एनके सिंह साहब को आप जानते समझते हैं, 4 दशकों से ज्यादा का तजुर्बा है, संसदीय राजनीति को विस्तार से कवर किया है, कायदे कानून संविधान के एक्सपर्ट तो हैं ही। मैंने पिछले वीडियो में भी 2 दिन पहले भी उनसे बात की। लेकिन चूंकि अब कमेटी के सदस्यों के नाम सामने आए, इसलिए उन नामों के संदर्भ में बात करते हुए और बाकी संभावना क्या है, मुश्किलें क्या, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल तो सिंह साहब ये है, जो आपने कल शाम के वीडियो में कहा भी है कि अब अधीर रंजन चौधरी इस कमेटी से वो बाहर हो गए। उन्होंने कहा मैं इसमें नहीं हूं। बाकी जो 7 लोग हैं सबकी पहचान
सामने है। अब संजय कोठारी साहब हैं इस कमेटी में, जो संजय कोठारी 1978 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, रिटायर हैं, लेकिन राष्ट्रपति कोविंद के सचिव रहे हैं 2017 से 20 तक, और उसके बाद लगभग 2 साल तक, 20 से 22 तक, 20 से 21 तक, 2 साल वो सीबीसी रहे। हरीश साल्वे घोषित तौर पर बीजेपी के प्रति उनका जो नजरिया है, रवैया है, सब जानते हैं। सॉलिसिटर जनरल रहे वाजपेयी सरकार के समय, लेकिन उसके बाद भी सरकार के प्रति वो सीधे सीधे बीजेपी के समर्थक के तौर पर है। उसके बाद बाकी जो चेहरे देखेंगे, इनके सिंह तो बीजेपी में है, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे, जेडीयू से सांसद रहे, लेकिन फिर बीजेपी का हिस्सा रहे। सुभाष कश्यप का भी जो एक तरह से रुझान झुकाव है बीजेपी की तरफ है। अमित शाह है, गुलाम नबी आजाद के बारे में सब जानते हैं। तो इस कमेटी के इस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस ढंग से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, पहले इस पर आपकी राय, और अब क्या होगा अगर इसमें कोई विपक्ष की नुमाइंदगी नहीं है तो? आपके सवाल का जवाब देने के पहले, अधीर रंजन चौधरी, कोई भी कमेटी बनती है तो आमतौर पे ये माना जाता है कि ऑड नंबर में बनेगी, 5, 7, 9, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट होता है तो ऑड नंबर में होता है, इवन नंबर में नहीं होता। ऑड का मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। ये आप गौर कीजिएगा, ये 8 मेंबर की कमेटी थी। उसी समय लग गया कि ये जानते हैं कि अधीर रंजन चौधरी नहीं आएंगे, लिहाजा इनको डाल दो, ये खुद ही हट जाएंगे, तो अब ये 7 मेंबर की कमेटी हो गई है। लेकिन जितना आप आसान समझ रहे हैं अजीत जी, मुझे तो आंधी चलती दिखाई दे रही है। कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, ये साधारण नहीं है। मैं अपने 45 साल के अनुभव से कह सकता हूं कि एक आंधी आने जा रही है, बहुत बड़ा तूफान होगा। जरा सोचिए आप, ये जो समिति बनी है, इसके अपॉइंटमेंट में लास्ट में लिखा है, दिस कमिटी विल स्टार्ट वर्किंग एट द अर्लीस्ट। मतलब ये आज से ही काम, इतनी जरूरत क्या थी? ये कौन लोग हैं? क्या करेंगे? क्या हरीश साल्वे के पास टाइम है कि वो जाके राज्यों से पूछे, नेटिग्रिटी ले आए? या कोविंद जी की उम्र है? या ये अमित शाह के पास फुर्सत है कि चुनाव छोड़ के वो जाएं और राज्यों से पूछे, भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? या जनता से पूछे? ये कमेटी इसके लिए नहीं बनी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भारत में ये संविधान बदलने का पहला कदम है, और ये कोई मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि, क्योंकि बहुत साफ है कि आप अगर ONOE करने जा रहे हैं, जिसको कि आप बार बार हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन एक लंबा पड़ता है, तो इसको शॉर्ट कर दिया गया है ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन। अगर आप देखें तो इस प्रेजेंट कंपोजिशन में हाउस के आप कर ही नहीं सकते। कम से कम 1 दर्जन संवैधानिक संशोधन करने होंगे, वो प्रावधान है जिनके संशोधन करने होंगे। उसके बाद राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आप कहां से 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग लाएंगे राज्यसभा में? लिहाजा जो चीज हो ही नहीं सकती, उसके लिए इमीडिएट काम करना शुरू करें। कौन काम करना? देश का गृह मंत्री, जो दिन रात चुनाव में लगा रहता है। कौन काम करे? हरीश साल्वे। कौन काम करे? वो बुजुर्ग 84 साल से ज्यादा की उम्र, हमारे हम बड़ा सम्मान करते हैं, सुभाष कश्यप। ये कौन लोग हैं जो घूम जानकारी राय शुमारी लेते रहेंगे? ये बिल्कुल नहीं कुछ है, ये सब यही होगा। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये ONOE के लिए नहीं किया गया है, ये नए संविधान के लिए एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। देश में फिर से एक नया संविधान बने, और वो हम ये अभी नहीं कहेंगे हिंदू राष्ट्र होने का संविधान होगा, लेकिन लगभग ये उसी तरह का होगा, जिसमें जुडिशियल पावर्स काफी कम कर दिए जाएंगे। और ये संविधान नया बनने की प्रक्रिया में मेरे ख्याल से सब कुछ चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं किया जा रहा है। हम लोग बड़ा नैरो व्यू ले लेंगे, क्योंकि अगर ये ONOE के लिए किया जा रहा है तो सिंपल है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। वर्तमान हाउस में ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप इतना झंझट इस समय क्यों कर रहे हैं? आपको तो 5 राज्यों के चुनाव में दिन रात आप मुब्तला है, मोदी जी भी दिन रात मुब्तला है। तो हकीकत ये बिल्कुल नहीं है। कोई संविधान पूरी तरह बदलने की एक प्रक्रिया दिमाग में है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कमेटी, ये कमेटी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि वो
अच्छा आप जरा सोचिए, ये टेक्निकल कानूनी भाषा है। इनमें से कौन कानून, अगर हरीश साल्वे और सुभाष कश्यप को छोड़ दीजिए, तो कौन है जो कानून का क भी जानता है? आप जरा सोचिए, रामनाथ कोविंद जी को 50 साल पहले उन्होंने कभी कोर्ट में प्रैक्टिस किया था, तो कोविंद जी अब से कोई रिश्ता नहीं। अमित शाह को आप जानते हैं कानून की कितनी समझ है, उतनी ही है जितनी मुझे गवर्नेंस की है। गुलाम नबी नहीं, आजाद, लेकिन गृह मंत्री मुझे है, नहीं लगता कि गृह मंत्री है तो भाई वो तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री कोई जरूरी थोड़ी है कि वो बहुत बड़ा वकील हो और उसने एलएलएम और एलएलबी किया हुआ हो। और ये कमेटी, इस कमेटी का काम क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, आपको वो बता दे। 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, इसमें एक भी बगैर कानून के जानकार के नहीं चल सकता। आप जरा गौर कीजिएगा, ये सब है क्या क्या, आपको हंसी आएगी। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया है इस कमेटी के लिए, उसको आप देख के 7 टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, और ये 7 में है क्या, ये कमेटी ये देखेगी कि क्या संविधान संशोधन की जरूरत है इसके लिए। ये कौन करेगा? अमित शाह का पैरामिलिट्री फोर्स आके करेगी? तो इसलिए आपका सवाल गलत है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ही नहीं, प्योर टेक्निकल चीज है। अगर ये सिर्फ करना था तो आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट उठाते, जो 2018 में दी गई थी, 21st लॉ कमीशन की, और उस रिपोर्ट को लेके आप कर देते, इसमें कौन सी दिक्कत थी? लॉ कमीशन तो टेक्निकल बॉडी है। तो आप अगर इनका बुला रहे हैं और उसमें किसी संजय कोठारी को रख रहे हैं, कोई गृह मंत्री रह रहा है, तो ये क्या कानूनी पेचीदगी समझने के लिए कर रहे हैं? तो आप, और जबकि आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जरा गौर कीजिएगा, कितने खूबसूरत हैं इसमें, जो आप अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो 5 है वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये है रेटिफिकेशन। क्या रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी राज्यों से, आधे राज्यों से? ये पूछा। अब ये क्या, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसमें तो वकील भी नहीं चाहिए, इसमें तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन समझने वाला चाहिए। इनमें से कौन है जो हरीश साल्वे के अलावा और सुभाष कश्यप के अलावा जानता है? तो पहला तो ये। दूसरा है हंग, अगर हाउस हो, चुनाव हुआ और त्रिशंकु वो बनता है, विधानसभा होती है, ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा? क्योंकि चुनाव तो हो चुके होंगे। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जानकारी है। ये कौन देगा? अमित शाह देंगे। तो इसलिए आपका सवाल गलत है। तीसरा, अगर डिफेक्शन हो गया और सरकार गिर गई, तब क्या होगा? इसको कौन बताएगा कि डिफेक्शन हो गया, सरकार गिर गई? तो सिर्फ सुभाष कश्यप ही तो ये बात जानते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट्री तो बताएंगे, तो कमेटी को बताएंगे कि ये पैरामीटर है हरीश साल्वे और वो, और बाकी लोग उसके हिसाब से अपनी राय देंगे। तो पैरामिलिट्री देंगे, मतलब कोई आदमी 30-35 साल 40 साल आईएएस रहा, रेवेन्यू सेक्रेटरी रहा, कोई वित्त आयोग का अध्यक्ष रहा, कोई सीवीसी रहा, तो मतलब आप इनके क्रेडेंशियल्स पर शक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये लोग कैपेबल नहीं है इनके क्रेडेंशियल जिस काम के है। मैं इनके सिंह 45 साल से जर्नलिज्म में हूं, और कल आप हमसे कहें कि .32 का रिवॉल्वर चला के दिखाइए या प्रोहिबिटेड बोर 9 mm का पिस्टल चला के दिखाइए, तो मैं वही कहूंगा कि भाई साहब किसी गलत जगह आ गए हैं आप। तो इरादा क्या है? मैं फिर वहीं आ रहा हूं। इरादा ये है कि एक पावरफुल बॉडी देखने में ही लगे और बड़े बड़े लोगों की बॉडी हो, लेकिन ये बॉडी ये नहीं करने जा रही है, ओएनओई के लिए नहीं ला रही है, क्योंकि ओएनओई हो ही नहीं सकती पार्लियामेंट में। फिर क्यों ला रही है? जब ये जानती है तो इतने देख रहे हैं आप, G2 हो, G20 हो रहा है, फिर उसके बाद मोदी जी दिन रात गली कूचे में घूमेंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, अभी जा रहे हैं कहीं और जा रहे हैं विदेश में। तो उस डिस्पेंसेशन में जो काम हो ही नहीं सकता, आपके लिए क्या ये कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 45 साल की अपनी जो गवर्नेंस को समझने का सिलसिला है, मुझे आज दांव पे रखना पड़ेगा कि ना, ये नॉर्मल नहीं है। मुझे एक आंधी चलती दिखाई दे रही है, जो कि इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उड़ा ले जाएगी और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तैयारी कर रही है।
ये बहुत उसके अहम अलावा बात इस कह रहे हैं एनके सिंह साहब, मैं रोक रहा हूं ताकि ये काउंटर से यहां से बात बढ़े। आप बहुत अहम बात कर रहे हैं क्योंकि ये शक सुबह सरकार की नीयत पर बीते 2-3 सालों में ये कई बार हुआ। संविधान, अब अभी एक कुख्यात लेख विवेक देवराय ने लिखा था मिंट में, जिसमें उन्होंने यही कहा कि अब वक्त आ गया है जब संविधान को रीराइट, संविधान को बदलने की दिशा में सोचा जाना चाहिए। बहुत बवाल हुआ, बहुत सवाल हुआ और अंत में विवेक देवराय के उस आर्टिकल से जो सरकार के महकमे हैं उन्होंने दूरी बना ली कि उनकी निजी राय है। लेकिन जो सलाहकार प्रधानमंत्री के हैं तो निजी राय क्या होती है, लेकिन खैर। तो अब आप एक बड़ी आशंका जता रहे हैं कि ये कहीं संविधान को बदलने की दिशा में कोई एक मतलब उसकी जमीन तैयार करने के लिए सब हो रहा है। एक बात, दूसरी बात आप करें, हो नहीं सकता। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि अभी यह मुमकिन नहीं है। राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी है नहीं आपके पास, 50% राज्य आपके साथ है नहीं, तो आप ये शिगुफा तो नहीं छोड़ रहे हैं कि आप एक देश में एक माहौल बना रहे हैं कि कैसे आप चाहते हैं, रिफॉर्म चाहते हैं, खर्चा जो हजारों करोड़ का हो रहा है वो भी कम करना चाहते हैं, आप चुनाव ये सालों भर चलता रहता है 5 साल तक, वो नहीं चाहते। दरअसल आप रिफॉर्मिस्ट हैं। अब जो आपसे असहमत होंगे उनको आप किसी ढंग से एक खांचे में फिट करेंगे। क्या सिर्फ यही मकसद है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जो मकसद ये दिखा रहे हैं, और आपको याद होगा कि ये हवा में सुरसुरी छोड़ने के लिए नहीं करते हैं। रात के 12 बजे डिमोनेटाइजेशन 2000, उस पर 1000 के नोट बंद होंगे, जो देश का प्रधानमंत्री कहता है, तो सेंसेशन क्रिएट करने की आदत तो होती है, लेकिन वो करता भी है। नोट बंद हुए थे और उससे कंट्री की इकोनॉमी रुइन हुई थी। तो ये जो कर रहे हैं, ये सोशेबाजी गलती से अगर आपने मान लिया, तो आप बहुत बड़े एक गलत नतीजे पे पहुंचने जा रहे हैं। मुझे साफ दिखाई दे रहा है आज ये क्यों हुआ? ये कांसेप्ट तो बहुत पुराना है ना। 1983 में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कहती है, जो पहली रिपोर्ट थी, उसने कहा, फिर उसको 2015 में, 2018 में, और उसके बाद अभी जो 22वीं वो है लॉ कमीशन है जो वर्तमान है, उसने 6 क्वेश्चन देके पब्लिक में भेजा, पब्लिक से फीडबैक लिया। अब आपको क्या चाहिए? उसको पार्लियामेंट में रख दीजिए, मनवा लीजिए और कानून बना दीजिए। आपका उद्देश्य ये है ही नहीं है, ओएनओई है ही नहीं है उद्देश्य। उद्देश्य कहीं दूर है और बहुत खतरनाक उद्देश्य है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये ओएनओई के लिए, जो कि संभव ही नहीं है। सिंपल सी चीज है, इसमें जो आर्टिकल कहे जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम वो तो 5 मान लें कि किसी तरह 83 टू चेंज होगा, 85 चेंज होगा, जो ये पार्लियामेंट के हम आपके आप थोड़ा 2-3 मिनट, 1 मिनट, आप 2-3 मिनट 4 मिनट टाइम लेकर बताइए कि ये करने के लिए संविधान में कितने संशोधन की जरूरत है और क्या क्या बदलाव होगा और वो क्यों मेरी मुमकिन अपनी नहीं है। गणना है। कल का जब हमने ये वो देखा, कमिटी के अपॉइंटमेंट का वो देखा रिजोल्यूशन, और जब उसको पढ़ा 5 पेज का रिजोल्यूशन, तो साफ उसमें हमें नजर आया कि चूंकि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत ये भी जोड़ दिए हैं, तो अब जो टोटल चेंजेस होंगे, मुझे लगता है 1 दर्जन से ज्यादा, मेरा अपना कैलकुलेशन है, 1 दर्जन से ज्यादा होने जा रहे हैं। पहले हम विस्तार से आपको बता दें, आपके व्यूअर्स को ये जानना जरूरी है। ये संसद है, 5 साल के लिए लोकसभा चुनी जाती है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि लोकसभा कहते हैं। इसी तरह राज्यों में विधानसभाएं चुनी जाती हैं। उनका काल संविधान ने निर्धारित कर रखा है, ना आप कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको बढ़ाना या कम करना है, क्योंकि एक साथ चुनाव कराना होगा, तो जहां चुनाव हो गए हैं और उसको आप कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो 5 साल बाद ही करेगा ना, तो उसको कम करने के लिए आपको उसका टाइम श्रिंक कराना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। कुछ, जैसे मान लीजिए कि एक टाइम रखेंगे आप कि 2 साल के बाद, जहां-जहां 2 साल से पहले चुनाव होने हैं विधानसभाओं में, उनको 2024 में कर दिए जाए। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। नहीं, बिहार ही है। जहां-जहां 2, बिहार मान लीजिए 25 में बिहार में होना जी, है, बिल्कुल, 26 में बंगाल तो में होना है, वहां तो आप उसको 1.5-2 साल पहले कर प्रीपोन दिए करेंगे जाए। जहां जहां चुनाव। जी। तो अब यह है कि गौर कीजिएगा, पहले करेंगे
तो वो राज्य की शक्ति है। विधानसभा 5 साल के लिए चुनाव क्यों कर देंगे साहब? तो इसके लिए चेंज करना 172, 174 इन दोनों में। अच्छा, 2 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो कम करना पड़ेगा, दूसरा मान लीजिए जिनका काल 3 साल 2 साल से ज्यादा है, उनको आप नहीं छेड़ेंगे। उनको कब छेड़ेंगे? जब अगला चुनाव आप 2024 के बाद 5 साल बाद 29 में कराएंगे, 29 में तो इनको साथ कराएंगे, तभी तो जाके पूरे देश में होगा ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसका कार्यकाल बढ़ाएंगे कि ये विधानसभा 5 साल के लिए है और 27 में खत्म हो रही है, लेकिन हम इसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाते हैं। इसके लिए जैसे यूपी है, 174 जैसे यूपी है, मान लीजिए जैसे यूपी है 22 में चुनाव हुआ, 27 में होगा। यूपी, 27 में पंजाब, होगा। उत्तराखंड 3 एक साथ चुनाव हुए थे, उत्तराखंड एक शायद नॉर्थ ईस्ट का भी कोई था। तो ये होगा कि भाई जी इसको आप बढ़ाएंगे। जी। अब ये हो गया, तो कितने हो गए? इसके साथ कई जगह ऐसी स्थिति आएगी, प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेल्योर का है। यहां पे आपको ये क्लॉज लाना पड़ेगा, मतलब 356 में भी। तो 5 तो मोटा मोटी ये हो गए। अब आप आइए, मान लीजिए कि वहां पे हंग असेंबली होती है, तब आप क्या करेंगे? फिर से चुनाव क्या कराएंगे? दूसरा के चुनाव फिर से कराएंगे, तो 5 साल के लिए फिर से करना पड़ेगा। तो इसलिए हंग असेंबली होगी, तो उसके लिए भी प्रावधान ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में चेंज करना। इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ, मान लीजिए डिफेक्शन की वजह से सरकार जाती है, उसके बाद सरकार नहीं बनती है, तब क्या करेंगे? उसके लिए एक अलग से प्रावधान होगा जो एंटी डिफेक्शन लॉ को चेंज करेगा। ये जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जो कि हमारे 10th शेड्यूल में है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वो भी छोड़ दीजिए। एक नई प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म करना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था ही नहीं होगी। अब यह बताना पड़ेगा कि अगर आपको गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको किसमें कॉन्फिडेंस है? जैसे कि योगी की गवर्नमेंट में मान लीजिए समाजवादी पार्टी कह रही कि साहब मैं नो कॉन्फिडेंस ला रहा हूं, तो कहा जाना अब आप ये बताइए कि है किसमें कॉन्फिडेंस, और अगर आप वो कॉन्फिडेंस प्रूव कर पाए तो आपका ये कॉन्फिडेंस गिर जाए, तो नो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन रह जाएगा कि हमें रामलाल में नहीं श्यामलाल में कॉन्फिडेंस है, हमें योगी में नहीं अखिलेश यादव में कॉन्फिडेंस है, ममता बनर्जी में नहीं है, हमें अधीर रंजन में है। आपको नो कॉन्फिडेंस को खत्म करना पड़ेगा, ये इसका एक और होगा। अब आइए म्युनिसिपैलिटीज में 243 में GEHI सारे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि वो म्युनिसिपैलिटी को 5 साल के लिए गारंटी, पंचायत राज पंचायतों को 5 साल के लिए चुनते हैं, उसको भी आपको बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका, कई प्रावधान उसके बदलने पड़ेंगे। अब जरा गौर कीजिएगा 368 क्या कहता है। मैंने इसलिए कि आपके पाठकों को, हम आपके व्यूवर्स को हकीकत बता सके, हमने आज इसको सोचा कि आज पूरा डिटेल में बता दें। 368 का प्रावधान कहता है कि संविधान कैसे बदला जा सकता है। उसमें प्रोविजन 368 का प्रोविजो है, प्रोविजो का पार्ट 2 है, जो कहता है कि ये चैप्टर, ये आर्टिकल्स, जैसे फंडामेंटल राइट है, ये है, वो है, इस सब के बारे में कहता है। फिर आगे कहता है एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल केंद्र राज्य के संबंधों को लेकर जो लिस्ट होती है, ये उसके बारे में है। पहला यूनियन लिस्ट होता है, दूसरा स्टेट लिस्ट होता है, तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट होता है। सो 7th शेड्यूल के जो तीनों लिस्ट है, अगर इसमें कोई चेंज कर रहे हैं, अब आप गौर कीजिएगा कि 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट का एंट्री 39 कहता है कि कोई भी राज्य विधायिकाओं का प्रिविलेज और उसके पावर्स नहीं छीन सकता, उनके मेंबर्स का भी नहीं छीन सकता। मतलब कि आपको ये भी चेंज, और ये तभी हो सकता है, आगे लिख रहा है 368(2) प्रोविजो के बाद लिख रहा है the amendment shall also require to be ratified by the legislature of not less than 1/2 of the states by resolution। मतलब कि 1/2 आपको, आप लाख नाटक कर जाएं,
कि नहीं साहब इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये गवर्नमेंट करेगी। ये हरीश साल्वे कुछ पेश लाएंगे और करेंगे, लेकिन ये चीख चीख के कह रहा है कि अगर आपने सेंटर स्टेट के पावर्स, उसके लेजिस्लेचर के पावर को अल्टर किया, तो आपको 1/2 ऑफ दी मतलब 50% का आपको रेटिफिकेशन चाहिए। हालांकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बता नहीं साहब नहीं चाहिए ना, ये तो खाली उससे हो जाएगा। ये कोशिश हो रही है, लेकिन ये अच्छा इसको भी छोड़ दीजिए। अब आप इस पे आ जाइए कि आप स्टेट के पावर्स जो लेजिस्लेशन के हैं वो नहीं अल्टर कर सकते, वरना ये फेडरल ढांचे के खिलाफ होगा। चूंकि भारत के संविधान में फेडरल शब्द ही नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, आपके व्यूवर्स के लिए ये बताना जरूरी है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्वासी फेडरल है, अर्ध फेडरल जिसको कहते हैं। इसमें कि स्टेट्स के कुछ पावर दिए गए हैं, वो पावर पार्लियामेंट बदल नहीं सकता, बदलने के लिए राज्यों की सहमति आधे राज्यों की चाहिए, लिहाजा आप वो पावर्स भी नहीं बदल सकते। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ये है कि वर्तमान स्थिति में ये सरकार ओएनओई नहीं ला सकती। अब करेगी क्या? तो अब आप समझ हाँ सकते हैं कि मेरा जो सस्पिशन था वो क्यों था। इतना बड़ा हंगामा कोविंद जी को लाया गया, तस्वुर वैसे बहुत पुराना है, लेकिन अचानक ये सब हो रहा है। स्पेशल सेशन आ रहा है कोविंद जी को दे लेके, और उसमें है कौन? अगर को इलेक्शन कमीशन के लोग होते, अगर वो लॉ कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन होते, अगर वो लोग कानून के जानकार होते, पब्लिक से भी आप सिविल सोसाइटी से लोग लेते तो समझ में आता है। आपने कुछ अपने लोग लिए, और वो भी वो लोग लिए जिनका कोई इससे रिश्ता नहीं है, उनको लेके आपने एक 8 मेंबर 7 मेंबर की कमेटी बनाई और कह रहे अब तो साथ देश में बदलने के लिए तैयारी हो रही है। तो मुझे और लगता है कि आंधी बहुत बड़ी है। ऐसे भी जो आपने शुरू में भी कहा कि ऐसे भी, जब एक तो सही बात है कि कोई ऐसी कमेटी 5, 3, 7, 9 में होती है ताकि फैसले में 4-3 से या 2-1 से या ऐसे 5-6 से फैसला हो सके, या असहमति जहां हो वहां। एक्चुअली कंस्टिट्यूट, अगर संविधान पीठ भी कंस्टिट्यूट होती है तो 3-5-7 की होती है, ताकि उस तरह से 3-2 से फैसला हो सके या 5-3 से 5-4 से फैसला हो। अब बात आती है, संविधान पीठ 5 की, कम से कम 5 की होती है, तो 5, 5 की 7, होगी। 9, 11, 13। हाँ 5-7-9, वही 5-7-9, तो 5, ताकि 3-2 से फैसला हो सके। अब बात यहां आती है कि यहां अगर ये कमेटी में एक को लिया भी, जो इससे आउट हो गए पहले ही, जो पहले आपने भी कहा था, हम लोग भी थे कि वो आउट हो गए, तो ऐसे भी इसको जिस ढंग से कंस्टिट्यूट किया गया, इसमें कोई विपक्ष की वॉइस नहीं है। अगर देश में 14 राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं, गैर बीजेपी, 11 तो इंडिया के साथ, 3 बाकी जिसका जिक्र किया, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्रा, तो आप रिप्रेजेंटेशन तो रखेंगे। इतना बड़ा रिफॉर्म भी चाहते हैं अगर, तो ऐसा तो करते हैं कि आप अगर 8 की बनाया तो आप 4-4 रखते, 9 का 5-4 रखते, 5 सरकार के 4 उधर के रखते, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल या उनके और नुमाइंदे। दूसरी चीज, जो जैसे इसने जो अधीर रंजन चौधरी का जो बयान देखा सर, जो उन्होंने कहा, एक पन्ने की चिट्ठी है, ये चिट्ठी उन्होंने अमित शाह को लिखी। जब जब ये पब्लिक डोमेन में कल शाम को खबर आ गई कि कमेटी बन गई, तो पहली लाइन उन्होंने यही लिखी, आई हैव जस्ट गॉट टू नो through the media and gazette notification is appeared that I have been appointed as a member of the high level committee on simultaneous polls टू द लोकसभा एंड विधानसभा। मतलब आप किसी को शामिल कर रहे हो बिना पूछे पब्लिक डोमेन में, और उसके बाद उसको पता चल रहा है मीडिया से, तो आपका इंटेंट तो पहले संदिग्ध है। फिर नहीं, ये तो बुला के कहा जा रहा है कल मेरे घर खाने पे आ जाना है। ये कुछ इस तरह का है कि मतलब किसी को जो सड़क पे जा रहा है तो उसको है कल खाने पे आ जाना मेरे यहाँ, कौन जाएगा खाने पे? तो इसलिए वो जानबूझ के किया गया है कि इसे अधीर रंजन बाहर हो जाए, तो जो अंदर की प्रक्रिया है वो हम पूरी तरह कर सके। जो अपने ही लोग हैं सारे, कहीं बाहर कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए ये जानबूझ के रखा गया था और 8 मेंबर कमेटी रखी गई थी कि मतलब इसको देखते ही अधीर रंजन बाहर हो जाएंगे। एक्चुअली उनको नहीं होना चाहिए, उनको चुपचाप ले लेना चाहिए कि चलो भाई हम भी बैठते हैं, जरा देखते हैं। ये अलग बात है कि उनको फिर खबर मीटिंग की नहीं दी जाएगी तो 11th आवर जब होंगे बंगाल में तो खबर दे दी जाएगी कि आज मीटिंग है, ये सब किया जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये नॉर्मल नहीं है और इस सरकार से हम नॉर्मल उम्मीद कर भी नहीं सकते।
तो खतरा मुझे बिल्कुल दूसरा लग रहा है। ये कमिटी चूंकि इमीडिएटली फंक्शनल हो जाएगी और कहीं नहीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा है कि ये राज्यों में जाएगी, रायशुमारी करेगी, चीफ मिनिस्टर से मिलेगी, क्योंकि जैसे होता है कमिटी बनती है तो वो राज्यों में जाती है, जनता से मिलती है और तब उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। आप जरा सोचिए, हरीश साल्वे ऐसा बड़ा आदमी क्या रायशुमारी करने जाएगा? सुभाष कश्यप साहब की उम्र है, हम हम तो काफी उनको जानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी उम्र है, वो तो अब कई आसपास भी जाने में कतराते हैं। तो सुभाष कश्यप साहब अच्छे स्वस्थ रहे, यही कामना है, लेकिन सुभाष कश्यप साहब रायशुमारी थोड़ी लेने जाएंगे। एनके सिंह साहब की भी यही स्थिति है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं, राय वाय शुमारी तो कुछ लेना ही नहीं है। अच्छा, वो कह देंगे साहब वो तो लॉ कमीशन कर चुका, क्वेश्चन दिए थे ना, जो 6 क्वेश्चन दिए थे 22nd लॉ कमीशन ने, उसकी तो सब आ गया है। अब तो ये फ्रेम कैसे हो, लेकिन फ्रेम अच्छा, अगर अब उसी करना पे था। उसी पे मैं एक सवाल पूछता हूँ, जी, उसी पे एक सवाल पूछता हूँ कि भाई लॉ कमीशन इस पर रिकमेंडेशन कर चुका, लॉ कमीशन का अध्ययन रिपोर्ट है। अब इसमें ये होगा कि इनका, अगर सिर्फ इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये है कि कमिटी टू एग्जामिन एंड रेकमेंड अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और जो इसको टास्क है, अगर लिमिटेड टास्क है समझना मॉडलिटीज क्या होगी, लॉजिस्टिक और संसाधन कैसे होंगे, प्रैक्टिकलिटी को चेक करना, तो इनका दायरा उस संवैधानिक पहलू से थोड़ा अलग होगा, ये हो सकता है। आप जो कह रहे हैं, मैं यही 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 बिल्कुल सही आपने ये पॉइंट किया। तो लॉ कमीशन तो ये काम कर चुका है कि पूरे देश में उसने नोटिफाई किया, 6 सवाल पूछे, देश से जवाब आए, उसको उसने डाइजेस्ट किया और उसके बाद एक, ठीक है ना? तो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट ले लेते, तो पूरे देश से पूछा था। अब आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? जो सवाल लॉ कमीशन से पूछा जाना है, वो सवाल आप इन लोगों से पूछ रहे हैं, और पूछ क्या रहे हैं? जो आपने 7 पॉइंट्स देखे हैं ना, इसमें जो पूछे गए हैं, वो प्योर टेक्निकल पॉइंट है। वो प्योर ये है कि साहब क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जरा आप सोचिए वो कौन-कौन से पॉइंट है जो 7 हमने दिए हैं, और उसको देख के हंसी आती है कि इसमें एक भी पॉइंट नॉन टेक्निकल नहीं है। इसमें सारे टेक्निकल पॉइंट है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, पहला पॉइंट, रेटिफिकेशन। क्या संविधान में ये संशोधन करें हम इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, तो क्या राज्यों के अनुमोदन की जरूरत पड़ेगी? ये भैया, ये आपको तो इस कमेटी को ये कहना था ना कि आप जाके पूरे देश पे और उनकी फीलिंग लीजिए, तब आइए, वरना कमेटी की क्या जरूरत है? ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है ना। अच्छा, ये रायशुमारी, ये रेटिफिकेशन होना है कि नहीं, ये तो लॉ कमीशन कह चुका है 2018 में कि रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। उसी ने ये 5 संविधान संशोधन, तब आपने म्युनिसिपैलिटी और पंचायत नहीं रखा था, ये नया ऐड कर दिया है। बहरहाल सम एंड सब्सटेंस वही है। तो आप ये प्योर जो टेक्निकल क्वेश्चन है, इस कमिटी, भाई देश के पूर्व राष्ट्रपति को आपने रखा है, सम्मानित पद होता है, सम्मानित व्यक्ति भी हैं, तो उनसे तो ये कहते हैं ना कि आप देश भर में जाके, आप जैसा स्टेट्समैन है, आप हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, लिहाजा आप जाके जनता से जरा पूछिए, तब तो समझ में आता है कि ये रायशुमारी कर रहे हैं। टेक्निकल क्वेश्चन पूछवा रहे देश के पूर्व राष्ट्रपति से, टेक्निकल क्वेश्चन पूछवा रहे एक आईएएस अफसर से, तब मुझे लग रहा है कि ये कौन है, ये पर्पस क्या है, और वो पर्पस साधारण नहीं। अब जैसे वो आपने कहा ना कि ये पर्पस साधारण नहीं है, तो इसलिए मैंने एक स्क्रीन पर लिख दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे खेल क्या है। तो खेल क्या है? पर्पस अगर साधारण नहीं है, इसकी अगर इसके एग्जीक्यूशन में देखें तो इतनी पेचीदगी है, जो आपने परसों भी विस्तार से बात की, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कर रहे हैं, राज्यों की का रिकमेंडेशन हो, चाहे 2/3 बहुमत दोनों सदनों में हो, जहां क्लियर कट राज्यसभा में नहीं है, तो फिर पर्पस क्या है? ये थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल पर्पस समझाइए कि पॉलिटिकल पर्पस क्या है, मोदी के सामने क्या ऐसी। पॉलिटिकल हाँ जी, पर्पस, बताएं। बड़ा अच्छा कहा आपने। मोदी जी का इकबाल गिर रहा है और ये साफ दिखाई दे रहा है, और मोदी जी अगर सीटों के टर्म्स में मोदी जी का 30-40 भी घट जाता है, तो भले सरकार बन जाए, ये बीजेपी एक नहीं रहेगी।
इस बीजेपी में विद्रोह हो, क्योंकि मोदी जी की मकबूलियत पे ये उसी के पीठ पे चढ़ के घूम रहे हैं। मोदी की मकबूलियत के जिस दिन पता लगा कि ये पीठ कमजोर हो गई है, तो वो सारे फोर्सेस जो हैं वो आगे आ जाएंगी। 200, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए 260 सीटें मिलती हैं, सरकार फिर भी बनेगी। मुझे याद है मैंने आडवाणी जी से जब 2004 का इलेक्शन चल रहा था, तो मैंने आडवाणी जी से पूछा, चुनाव रिजल्ट आने के शायद 15 को रिजल्ट आया था, 15 मई को, 3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि आडवाणी जी क्या लग रहा है? उनके ऑफिस में मैं गया था, तो उन्होंने एक कागज निकाला और बताया कि हमारा असेसमेंट है कि इतनी सीटें आ रही। तो मैंने, तब तो सरकार बन जाएगी? बोले हाँ, बन जानी चाहिए। खैर उनका असेसमेंट वो गलत निकला, क्योंकि वो मेरे ख्याल से आईबी का असेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए कि 260 सीटें आती हैं तो सरकार तो बन ही जाएगी, लेकिन मोदी जी का जो यूनिटरी सिस्टम है, यूनिलीडर सिस्टम है, ये ढह जाएगा। और मोदी जी एक दिन भी सांस नहीं ले सकते अगर उनके ये जो एक तरफा वो है, व्यक्तित्व है, उसको कोई क्वेश्चन कर दे, कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर खड़ा होके कह दे कि नहीं साहब मुझे लगता है ये ऐसे किया जाए, उस दिन मोदी जी, या तो वो रहेगा या मोदी जी रहेंगे। तो वो फॉर्मेट ही अलग है। लिहाजा अगर ये मोदी जी जानते हैं कि अगर ये सीटें घटी तो हमारे यहां अपना विद्रोह बहुत जबरदस्त होगा, तो बेस्ट क्या है, इस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला उठा दो और धीरे अच्छा, धीरे अब इसको कहो। मैं इसमें एक दूसरा काउंटर करता हूं। जैसे आपने कहा कि अगर 260 सीट आई, मतलब बीजेपी की 40-45 कम हुई। अभी हम इफ एंड बट में बात कर रहे हैं, कोई अंदाजा किसी को 50 सीट का भी है, 60 सीट, 70 सीट, जो भी है, गॉड नोस क्या होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अभी तो शिगुफा लगता है। लाल किले से मोदी बोल चुके हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात हो चुकी, संघ की बैठकों में बात हो रही है, और ये गाहे बगाहे 4-5 साल से ये पीछे बातें चल रही है। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये अभी ये शिगुफा छोड़कर ये कमेटी बनाकर संसद में जो सत्र बुला रहे हैं उसमें भी हो सकता है इस पर 2-3 दिन कुछ बहस, खुला सत्र, कुछ बहस मुबाहिसा, भाषण पीयूष गोयल और अमित शाह के हो जाए सब। इससे बीजेपी को क्या हासिल होगा? या अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर लिया, कर पाए, जो नामुमकिन है, तो क्या हासिल होगा? नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया तो वो यूनिटरी फॉर्मेट जो मोदी का है उसमें फिट बैठेगा कि ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, पंचायत से पार्लियामेंट, सब। वो बड़ा अच्छा इसका एक किस्सा है कि डायोजनीज सिकंदर का गुरु था, अलेक्जेंडर द ग्रेट का। सिकंदर का गुरु था, तो जब भी वो किसी उत्तर दिशा में जाता था, दक्षिण में विजय रथ लेके जाता था अपने विजय अभियान में, तो आता था डायोजनीज से, कहता था कि गुरु हम अब नॉर्थ विजय करने जा रहे हैं। डायोजनीज अपना नंगा एक टब में बैठा रहता था, वो चुपचाप उसकी तरफ देखता था, कुछ बोलता नहीं था। जब अलेक्जेंडर ने उत्तर पर विजय कर लिया तो फिर वापस आया, बोला गुरु अब हमने नॉर्थ विजय कर लिया है और अब आशीर्वाद दो, साउथ जा रहे हैं। डायोजनीज चुपचाप देखता रहा। जब साउथ विजय कर लिया, नॉर्थ विजय कर लिया, हर बार आता था। जब पूरा दुनिया विजय कर लिया तो आया लास्ट में, बोला कि गुरु हमने अब पूरी दुनिया विजय कर ली। तब पहली बार कहा डायोजनीज ने, तो बोला अब तो क्या है, अब तो मस्ती ही मस्ती है, पूरी दुनिया अपनी है, पूरी दुनिया। बोला वो जो मस्ती तुम्हें, पहली बार तुम आए थे हमारे पास और आज आए हो इतनी हत्याएं करके, ये जो मस्ती तुम्हें मिल रही है, इससे अच्छी मस्ती हम पहली बार से ले रहे हैं, जब तुम पहली बार गए थे। यहां से निकल जाओ, दोबारा मेरे पास ना आना। क्योंकि डायोजनीज बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पे इस समय यही स्थिति है कि चारों जब अपने हो जाएंगे तो फिर बल्ले बल्ले है, और तब आप कुछ भी संविधान में करवा सकते हैं। जब आप कहेंगे कि देश के 3 टियर सिस्टम में, जिसमें कि पंचायत सिस्टम है या म्युनिसिपल सिस्टम है, असेंबलीज हैं और सेंट्रल लेजिस्लेचर है, तीनों में हमारा वर्चस्व है, तो क्या नहीं कर सकते? स्याह को सफेद कर देंगे, सूरज को पश्चिम से नहीं, वो हो उठा जाएगा। देंगे। एक मिनट, शायद इनको ये भी लगता होगा ना कि फिर मोदी के नाम पर ही सभी राज्यों में पोस्टर बॉय, अभी भी होते हैं, कर्नाटक में हारे भी तो मोदी के नाम पे ही हारे, लेकिन
क्या इसके पीछे ये लगता है कि मोदी नाम केवलम केवलम को हम ज्यादा पुरजोर तरीके से केंद्र से राज्य तक 1 महीने, 50 दिन या 70 दिन, जितने दिन होता है, लगातार हम हजारों करोड़ खर्च करके फूकेंगे, शायद हम उससे ज्यादा अचीव कर पाएंगे? एक पीछे ये होगा शायद। नहीं अजीब भी, जो देश एक एक सिंपल सी स्ट्राइक होती है, एक स्ट्राइक करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, और उससे नेशन मुतासिर हो जाता है। जो नेशन छोटे छोटे दंगों से आपके पूरे व्यूज बदल देता है, उस नेशन में क्योंकि एक बड़ा वर्ग है वो चीजों को नहीं समझ रहा है। समस्या इसी की है। मोदी किस बात का खा रहे हैं? अगर ये रेशनल होता, अगर ये लॉजिकल होता, तो मोदी को पॉलिटिकल सर्वाइवल मुश्किल पड़ जाता, या मोदी ऐसे लोगों को। इस देश में पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग होता। लेकिन क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस, पहला लॉजिक पावर ऑफ कलेक्टिव लॉजिक पावर हमारी सोसाइटी में बिल्कुल पुअर है। और यही आप काम कर रहे हैं इस समय, जो आप काम कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये उसी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। तो मोदी, सवाल इसका नहीं है एक सर्जिकल हो जाएगी, एक दंगे में तो पूरा इलेक्शन आप जीत जाते हैं, क्या दिक्कत है? तो लिहाजा इसमें इलेक्शन जीतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बेहतर होने लगे, मोदी जी को लोग पहचानने लगे और कहने लगे ए भाई ये बोलता ही है कि कुछ करता भी है, तब ये प्रॉब्लम आती है। आज वो स्टेज आ गई है जब ये पूछा जा रहा है कि भाई मन की बात तो यार हो गई, अब काम की बात बताओ ना, ये महंगाई क्यों बढ़ रही है? रोजगार में आपको ताज्जुब होगा, 3 करोड़ 7 साल में रोजगार कम हुए हैं, जबकि हर रोजगार मार्केट में 1.5 करोड़ नए लड़के खड़े हो जाते हैं। तो ये अब पूछा जाने लगा है। लिहाजा मोदी जी को अब चाहिए या तो संविधान ही बदल दे, और अंततोगत्वा मोदी जी का जो फॉर्मेट है, संघ का जो फॉर्मेट है, उसमें ये संविधान बदलना ही होगा। ये आप बेसिक स्ट्रक्चर बना के सेकुलरिज्म उसमें डाल दे। आज मैं जोड़ रहा था, टोटल करीब 15 ऐसे फीचर्स हैं जो कि सरकार को तंग करे, बल्कि मैंने लिख के भी रखा है वो फीचर्स कि बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से फीचर हैं जो सरकार को रुला रहे हैं। तो पहला तो सेक्युलरिज्म ही है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसमें बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, अभी भी हम उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट, वरना सेक्युलरिज्म की चीरहरण रोज हो रहा है, धज्जी उड़ाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट की, सेक्युलरिज्म की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी उस शिद्दत से कर नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये चैलेंज मोदी जी के लिए बड़ा होगा, क्योंकि 2024 तक जस्टिस चंद्रचूड़ रहेंगे दिसंबर तक, और मोदी जी के लिए वो एक दिक्कत तलब चीज होगी। तो इसीलिए ये अंत में, अच्छा आप जब सोचिए अगर ये कमेटी कुछ ना करे, ये रिपोर्ट दे दे कि भाई सिर्फ इतने से नहीं होगा, हमें इस संविधान को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें हमें करनी है ओएनओई में, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। लिहाजा हमें संविधान में आमूल चूल पर ही अगर ये रिपोर्ट दे देती है तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम बहुत दूर की सोच रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में हो क्योंकि इस गवर्नमेंट से आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। रात के 12 बजे नोटबंदी अगर कर सकती है बिना किसी से पूछे, तो ये कुछ भी कर सकती है। और जो कार्य कारण संबंध होते हैं तर्कशास्त्र में, कॉज इफेक्ट रिलेशन, ये कहीं से मिल नहीं रहा है। इस पूरे क्रम में चूंकि हम गवर्नेंस को थोड़ा स्टडीज पे स्टूडेंट हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल कोई कार्य कारण मिल ही नहीं रहा कि ये कमेटी बनी क्यों, ये ओएनई इस समय क्यों शुरू किया जबकि पार्लियामेंट कर ही नहीं सकता। और ये बात कक्षा 10 का जो नागरिक शास्त्र पढ़ता है वो बच्चा भी जानता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना, खतरा कहीं और है, कोई आंधी बह रही है जो कि हमारे कभी भी सर पे आ सकती। नहीं, ये जब आप कह रहे हैं आप नहीं समझ रहे हैं, विपक्ष के नेता को तमाम तरह की आशंकाएं हैं। हालांकि नीतीश कुमार का कहीं बयान देख रहा था आज ही, उन्होंने कहा हाँ लाइन दिक्कत क्या है, हालांकि उनकी भी कुछ आशंकाएं थी, साथ में वो बयान देखा कहीं। लेकिन विपक्ष के नेताओं के लगातार स्क्रीन पर हम बयान दिखा रहे हैं,
जो विपक्ष के नेता मतलब जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं या कांग्रेस शासित राज्यों में हैं या जो भी विपक्ष इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सबके बयान है, सबका संशय यही है कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव जो है शिगुफा है, ध्यान भटकाने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे समय में, इसका कोई मतलब नहीं है, चुनाव जीतने के लिए करें, दुनिया भर की चीज है। साथ में ये कि जब इतना बड़ा कोई रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके पहले एक नेशनल कंसेंसस होता है, कुछ बहस करिए, डिस्कोर्स करिए, डिबेट करिए, एक देश में माहौल बनाइए। यहां तो पता चला आप जिसको कमेटी में अपॉइंट कर दे रहे हैं उसको खुद ही नहीं पता, उसको ट्विटर से पता चल रहा है कि कमेटी में मेंबर हो गया, वो कह रहा है हम नहीं बनेंगे। अब एक चीज कि अगर मान लीजिए जैसे कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, जो भी लॉजिक देकर कहा, क्या उसके बाद भी कमेटी एज इट इज काम करेगी, 7 लोग बाकी माइनस अधीर रंजन चौधरी, या कोई इस पर नैतिक दायित्व भी है कि भाई विपक्ष की कोई नुमाइंदगी नहीं है, जिस विपक्ष के 14 राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, राज्यसभा में जो संख्या बल में एनडीए से पर भारी है। आपने अचानक रात के 8 बजे मैसेज दिया कि हमारे यहाँ कथक डांस हो रहा है और आप उसमें डांसर है, जरा आ जाइएगा। तो मैं क्या वहां जाके नैतिक जिम्मेदारी, हम आप मित्र हैं तो अब तो मुझे कथक करना ही पड़ेगा वहां जाके। ये कुछ ऐसा ही है कि आपने रात के 12 बजे अचानक कहा कि भाई जरा आ जाओ मेरे घर पे और थोड़ा सा डांस का समारोह है और आप उसके मुख्य डांसर हैं। तो ये उसी तरह का है। अधीर रंजन चौधरी को करने के पहले आपको करना तो पड़ेगा। उन कहां से नैतिकता आ गई? ये तो वैसे ही हुआ कि साहब वंदे मातरम बोलिए और जैसे हम कहें वैसे बोलिए। अगर वो हिंदुस्तान जिंदाबाद करे तो वो गलत है। वो एक खास फॉर्मेट पे करे और फॉर्मेट क्या होगा वो बताएंगे। वो 4 जो लुम्पेन घूम रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के, वो बताएंगे कि वंदे मातरम कैसे करना है। और वो जैसे नहीं, कि अमित शाह साहब करते सिंह हैं। साहब, मैं नैतिक सवाल अधीर रंजन के लिए नहीं था। मैं तो मानता हूं अधीर रंजन ने ठीक किया और वही करना चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग अब जो 7 सदस्य हैं उनकी सदारत में पूर्व राष्ट्रपति के, क्या ये वैसे ही काम आगे बढ़ाएंगे जिसमें कोई विपक्ष की नुमाइंदगी नहीं है? वो मैं कह रहा हूं 14 राज्यों में जिनकी सरकारें, नहीं नहीं उनकी नुमाइंदगी नहीं। ये बॉडी, राज्यसभा में जो ये संख्या बल में बॉडी भारी, उसकी डेमोक्रेटिक नुमाइंदगी। नहीं है हाँ। अजीत जी। ये बॉडी डेमोक्रेटिक नहीं, ये टेक्निकल बॉडी है। नहीं समझे आप? यहां पे अपोजिशन कहां से आ गया? वो तो एक तमाशा के लिए लिया था कि ऐसे ही भाग जाएगा ये तो तमाशे के लिए किया। भाई जब अपोजिशन लेना है तो आपको कॉमन सेंस से नहीं समझ में आ रहा है कि तो अगर आपने लीडर ऑफ लोकसभा लिया था, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा लिया था, तो राज्यसभा के लीडर को क्यों नहीं लिया कांग्रेस के? मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ के आप गुलाम नबी पे चले गए जो 5 साल पहले थे। तो आपको इससे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई डेमोक्रेटिकली पिक्ड बॉडी नहीं है। ये तो ऐसे, अच्छा वैसे भी ये टेक्निकल बॉडी है। इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस पढ़िए तो वो टेक्निकल है। अगर रायशुमारी के लिए लेना होता तो पब्लिक फिगर्स लेते, वो रायशुमारी करने जाते। ब्यूरोक्रेट्स लेके आप कह रहे हैं कि साहब ये वो करे, टेक्निकल काम करे। तो इसलिए ना तो ये टेक्निकल, मतलब ये बॉडी टेक्निकल है लेकिन इसमें टेक्निकल लोग नहीं है। अब इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि साहब ये तो कोविंद जी के सदारत में है, अमित शाह जी हैं इस पे, और सेक्रेटरी के रूप में लॉ सेक्रेटरी है, और बाकी जो 5 मेंबर हैं अन्य अमित शाह और कोविंद जी के अलावा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि एक तमाशा बनाओ। हाँ, इसमें लोग बड़े हैं, जो जाने माने लोग हैं, तो ये रिपोर्ट क्या देंगे ये बेहद खतरनाक, मतलब बेहद अहम होगी। मेरा मानना क्या आप समझते हैं कि अमित शाह की जानिब से कोई रिपोर्ट आए और वो हो कि साहब ठंडी हवा शाम को चल रही है और बड़ा अच्छा खुशगवार मौसम है, क्या इसकी रिपोर्ट आएगी? अमित शाह होंगे, सुभाष कश्यप होंगे, हरीश साल्वे होंगे, तो जो रिपोर्ट आएगी वो साधारण नहीं होगी, लेकिन वो टेक्निकल भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें टेक्निकल लोग है ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई दूसरी रिपोर्ट है और रिपोर्ट वो सीधा, मुझे लग रहा है संशय है कि ये देश में संविधान बदलने की प्रक्रिया का ये पहला चरण है जो कि होने जा रहा है। चलिए, बहरहाल देखते हैं कि कुछ आशंकाएं हैं जो एनके सिंह साहब
जिन आशंकाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, बहुत सारी आशंकाएं विपक्षी दलों को है, जिसको लेकर उनके 48 घंटे में बयान आ चुके हैं। जब से ये वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका मैं तो कहूंगा ये शिगुफा छोड़ा गया, क्योंकि पूरी प्रक्रिया होने के लिए जो पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों को के रहते हुए, बिना सुलझाए हुए, ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो सकता है। और सवाल मोदी की चिंताओं का भी है, और मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं विपक्ष की, उसको लेकर एक डर जैसा माहौल, या ये सुनिश्चित करना कि आने वाले वर्षों में कैसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसी थ्योरी को आगे बढ़ाकर आप राजनीतिक फायदे उठा सके, जो भी इसका मकसद है। इसके मकसद का पोस्टमार्टम करेंगे तो हर आदमी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या कर रहा है। लेकिन एक आखिरी सवाल जाते जाते एनके सिंह साहब, मैं इसको शिगुफा अभी कहता हूं कि ये शिगुफा है, इससे क्या हासिल होगा बीजेपी को या प्रधानमंत्री मोदी को? नहीं, ये शगुफा नहीं है। इसका तस्वुर बहुत पहले किया गया था। ये आज आया है इसलिए आपको शगुफा लग रहा है। क्या करते हैं ये लोग, अपने झोले में बहुत सारे सरप्राइजेस रखते हैं। 10, 20, 50 सरप्राइजेस रख लेते हैं और टाइम टाइम पे उसको निकाल के देते हैं। ये ऐसा नहीं था कि मतलब ये तस्वुर जो ONOE का हुआ है, ये आज का नहीं है। और ये हाँ, कमिटी जाहिर है, बनना भी तो बहुत राष्ट्रपति पहले के अभिभाषण में जब 4 साल पहले आ चुका, लाल किले से भाषण हो जी। चुका, तो जाहिर है। हाँ। अब ये है कि झोले से जो निकाला कब, झोले से खुलजा सिमसिम टाइप का ये कब निकाल के रखा, ये काल विशेष पे, खंड विशेष पे रखते हैं। तो हमें पोस्टमार्टम एनालिसिस इसका करना है कि अभी अभी क्यों लाए, और फिर जब ये कंपोजिशन आप सामने स्क्रीन में दिखा रहे हैं, इसको देखने के बाद चौंकना स्वाभाविक है कि इसमें इन्होंने कोई ला का मिशन के वो लोग नहीं लिए हैं जो अपनी जिंदगी काट के निकल गए, अब वो पूर्व चेयरमैन है वगैरह वगैरह। इसमें जो लिए वो फंक्शनल लोग हैं और एक खास ट्रेंड है जिसमें कि आपने वही लिया है जो अपने लोग हैं। तो ये मकसद क्या, और ये ध्यान रखिएगा कि स्पेशल सेशन का अभी तक राज नहीं खोला है। स्पेशल सेशन भारत के इतिहास में इस तरह का स्पेशल सेशन सुना ही नहीं था। उसके ठीक उधर स्पेशल सेशन अनाउंस कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर ये कमिटी अनाउंस कर रहे हैं। तो देश में बहुत कुछ होने जा रहा है जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, और मोदी जी की कार्य प्रणाली है, ये मदारी गवर्नमेंट है जिसमें बहुत कुछ अचानक मदारी के झोले से अचानक निकलता है। तो ये मेरे ख्याल से उस तरह का है। चलिए, बहुत अच्छा आखिर में आपने कहा मदारी गवर्नमेंट है, और मदारी गवर्नमेंट या जादूगर पीसी सरकार का खेल समझिए कि झोले में बहुत कुछ होता है। वो कबूतर निकलेगा, या हैट निकलेगा, या कुछ और निकलेगा, या कहीं कोई चेन हैट में निकलेगी, या कबूतर सिक्का निकलेगा या कबूतर में हैट निकलेगा। हाँ, पता नहीं चलता है उस झोले में क्या है। तो उस झोले से अभी वन नेशन वन इलेक्शन अभी निकला है। देखना है ये किस तरफ पूरा मामला जाता है, और इसके पीछे मंशा क्या है, हर आदमी अपने अपने ढंग से व्याख्या करता है। लेकिन लोग कहते हैं कि मंशा मोदी सरकार की सिर्फ मोदी और अमित शाह जानते हैं, जेपी नड्डा को भी कई बार नहीं पता होता है। बाकी राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे लोग तो सिर्फ तमाशबीन है। तो इसलिए समझना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस बातचीत को ये खत्म करते हैं, लेकिन समय समय पर इसकी चर्चा करते रहेंगे। और चूंकि एनके सिंह साहब संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमारा भी ज्ञानवर्धन करेंगे। दर्शकों के नाते आपको भी बहुत सारी जानकारी उनके जरिए मिलती रहेगी। फिलहाल नमस्कार।